मैं ऑफिस में बैठा बैठा कंप्यूटर स्क्रीन में खो गया था। काम में इस कदर डूबा हुआ था कि मुझे होश नहीं था। कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए मैं पूरी तैयारी में लगा हुआ था। तभी नीरज अंदर आया, जो मेरे ऑफिस में काम करता था। बचपन में हम पक्के दोस्त हुआ करते थे, पर कॉलेज आते आते हम अलग हो गए थे। मेरा बैकग्राउंड काफी अच्छा था, इसलिए मैं बिजनेस की दुनिया में अपने कदम जमा चुका था। वहीं मेरा दोस्त नीरज एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता था। सालों बाद जब मुझसे मिला, मैं उसे देखते ही खुश हो गया था। हम एक दूसरे से गले मिले, हमारी पुरानी यादें ताजा करने लगे और मैंने उसे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी थी। उसे नौकरी मिल गई थी और मुझे बचपन का दोस्त मिल गया था। अभी मैं अपने काम में उलझा हुआ था कि नीरज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैंने पूछा, क्या हो गया नीरज, कहने में इतना झिझक क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? घर में बीवी बच्चे तो सही हैं? नीरज शादीशुदा था। मुझे लगा या तो घर पर बीवी बच्चे को कोई दिक्कत हो गई या उसे छुट्टी चाहिए होगी, पर नीरज धीरे से कहा, नहीं सौरभ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, तो बात को आगे बढ़ाओ। नीरज झिझकने लगा। उसके बाद उसके मुंह से निकला, यार वह लड़की, पर वह चुप हो गया। नीरज मेरे गुस्से से वाकिफ था। उसे पता था बात इधर उधर हो गई तो मैं चिढ़ जाऊंगा। 8 दिन पहले उस लड़की के साथ जो हादसा हुआ था, उसकी बात करेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं गहरी सांस लेते हुए पूछा, कौन सी लड़की? तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? नीरज कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। देख सौरभ, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे पता है अनिल ने जो कुछ भी किया था वह गलत था। उसके लालच की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यहाँ तक कि हमारे वर्कर्स की जान तक खतरे में पड़ गई थी। इसमें पूरा दोष उसका था, लेकिन इसमें उस लड़की का क्या कसूर? मैं चौंक उठा। किस लड़की की बात कर रहा है? नीरज ने जारी रखा, सौरभ, मैं अभी अनिल के घर से आ रहा हूँ। जैसे कि तूने कहा था, उसके घर में अच्छे से तलाशी लेने के लिए मैं कुछ आदमी को लेकर गया था, पर वहाँ पर जो कुछ भी देखा वह मुझे झंझोड़ कर रख दिया। अनिल अंकल की पत्नी की मौत कुछ महीने पहले हो चुकी है। अब वहाँ उसकी 18 साल की बेटी रहती है, पर हमने अनिल को जेल भिजवा दिया। उसने जो कुछ किया था उसकी सजा उसे मिल गई है और उसकी मासूम बेटी घर पर अकेली रह गई। जब मैं उसके घर पर गया था, वह लड़की बहुत डरी हुई थी, कमरे के अंदर बंद थी, दरवाजा नहीं खोल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे यकीन दिलाया और दरवाजा खुलवाया। वह लगातार रो रही थी, कह रही थी वो फिर आएगा और मुझे लेकर जाएगा। नीरज बात पूरी करके मेरी ओर देख रहा था। मैंने पूछा, कौन आ जाएगा? लड़की किसकी बात कर रही थी? नीरज ने कहा। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया, मोहल्ले का गुंडा है जो कि 30-35 साल का होगा, जो शराबी और जुआरी है, उसे ले जाना चाहता है। वह आदमी कहता है कि उसके बाप ने उसे 1 लाख रुपए में बेच दिया है और जब अब उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता है। यह बात सुनकर मुझ में गुस्से की लहर दौड़ने लगी। नीरज की आंखों में भी दर्द और बेबसी थी। शायद वह उस लड़की के दर्द को महसूस कर पा रहा था। मुझे समझ आ रहा था यह मामला काफी गंभीर है। नीरज ने आगे कहा, जो कुछ भी हुआ उससे उस लड़की का क्या कसूर? अगर वह गुंडा उसे लेकर चला गया तो उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। अनिल के लिए मेरे दिल में गुस्सा था, जो कुछ भी उसने किया था, पर वह लड़की मासूम लगती है। नीरज की बात मुझे सोच में डाल दिया था। अनिल ने जो कुछ भी किया वह गलत था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। वह हमारी फैक्ट्री का एम्प्लॉय था और दूसरे मजदूरों को देशी शराब बेचा करता था, जिसमें उसने कुछ मिलावट कर रखी थी। इस तरह से वह कंपनी के वर्कर्स की जिंदगी खतरे में डाल रखा था। एक साथ कई सारे मजदूर जब बीमार पड़ गए तो इस घटना की जांच की गई, जिससे अनिल की गड़बड़ी का पता चला था। अनिल ने भी यह बात स्वीकार कर लिया था कि पैसे के लालच में आकर उसने देशी शराब में मिलावट की थी। खैर, मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, पर मुझे नहीं मालूम था कि उसके घर में एक 18 साल की लड़की है। उसकी पत्नी की मौत के बारे में तो मुझे पता था, पर उसकी बेटी के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। पर अब यह जानकर मुझे झटका लगा कि अनिल ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। नीरज अब मेरी ओर देख रहा था और मेरे कुछ बोलने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, नीरज, अब हमें क्या करना चाहिए? उसका बाप तो जेल में है। उसने कहा, पहले तो हमें उस लड़की को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। उसकी बात सुनकर मैं गहरी सांस छोड़ी। नीरज से कहा, चलो गाड़ी निकालो, हमें उस लड़की का कुछ न कुछ तो इंतजाम करना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जब तक हम अनिल के घर में पहुंचे, सारे मोहल्ले वाले यहाँ इकट्ठा हो गए थे और कोई 30-35 साल का नौजवान जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, वह चिल्लाया। तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए दिए हैं
और अब तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें हासिल करूंगा हर रात, पर फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। अंदर वह लड़की दरवाजा नहीं खोल रही थी। यह सब देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, क्या नाटक लगा रखा है? एक मासूम लड़की के साथ यूं जबरदस्ती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वह आदमी गुस्से से चिढ़कर कहा, साहब आप अमीर हो, इस मामले में ना पड़ो। मैंने उसके बाप को 1 लाख रुपए दिए थे जो वह जुए में हार गया। उसने अपनी बेटी का मुझसे सौदा किया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मोहल्ले वाले से पूछ लो। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर इसके बाप से पैसे लिए हैं तो उससे ही वापस लो। इस मासूम लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? उसने कहा, साहब इसके बाप ने वादा किया है कि इसकी शादी मुझसे करवाएगा, तभी मैंने उसे पैसे दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं नीरज को इशारा किया। वह इशारा समझकर मेरे पास आ गया। मैंने नीरज से उसके चेक बुक लिया और उसका बकाया रुपया चेक काट कर उसके मुंह पर दे मारा। तुम्हारे पैसे लो और यहाँ से निकलते बनो। पर वह आदमी भी बहुत ही बेशर्म बेहया था। कहा, मैं तो नहीं जाने वाला, मैं इसे शादी करूंगा, इसे लेकर ही जाऊंगा। वैसे ही मैं गुस्से वाला था। अब मैं आग बबूला हो गया था। मैं उसके गिरेबान पकड़ा और एक जोरदार मुक्का उसके नाक में मारा। यह चेक लो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें भी जेल की हवा खिलाऊंगा। मैं उसे धमकी दी। पुलिस का नाम सुनकर वह आदमी डर गया और चेक उठाकर वहाँ से निकल गया। अब मैं दरवाजा खटखटाया। सुनो, वह गुंडा चला गया। अब तुम दरवाजा खोल सकती हो, किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी अंदर से कुछ हलचल हुई और दरवाजा खुल गया। सामने 2 लोग नजर आए। एक तो मध्य वयस्क औरत और सफेद घाघरा चोली पहने एक बेहद खूबसूरत और मासूम लड़की। उसके चेहरे पर डर था, आंखें बड़ी बड़ी और बेहद खूबसूरत थी। होंठ बिल्कुल नर्म और गुलाबी थे, बाल एकदम उलझे हुए थे। उसे देखकर मेरा जबड़ा टाइट हो गया। उस लड़की के पास आ गया, उसे कुछ पैसे दिए, कहा, इसे रख लो, इससे घर का खर्चा निकलेगा। जो कुछ भी अनिल ने किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए थी, इसलिए उसे जेल भेजा। मेरी बातों को सुनकर वह लड़की सिसक कर रोने लगी। नहीं, मेरे पापा ने कुछ गलत नहीं किया, आपने ही उन्हें फंसाया है। आप बहुत बुरे इंसान हो, मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, वह रो रो कर कही। उस लड़की की बात सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने अपनी मुट्ठियों को साइड में भींच रखा था। एक गहरी सांस ली, फिर उसे कहा, तुम मुझे बताओगी क्या सही है क्या गलत? कहकर मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। वह लड़की मेरे गुस्से को देखकर एक पल के लिए कांप गई थी और मैंने उसके बाजू को दबोच लिया। वह हल्का सा कराही, क्योंकि मेरी पकड़ उस पर बेहद मजबूत थी और उसे दर्द होने लगा। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, उसने मासूम आवाज में कहा। मैंने कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं सौरभ आहूजा, इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन। मेरे सामने जवान संभाल कर बात करो। और तुम्हारे बाप ने अपनी गलती मान ली थी, इसलिए मैंने उसे सजा दिलाया। तभी वह औरत मेरे सामने आ गई। साहब इसे माफ कर दीजिए, यह बच्ची है, इसके पापा इससे मीठा बर्ताव करते थे, इसलिए इसे नहीं मालूम कि गलती इसके बाप की है। मैंने उस लड़की के बाजू को छोड़ दिया। अब वह मेरी आंखों में नाराजगी से देखने लगी। उसे देखकर मैं वही सोचने लगा कि अब इस लड़की का क्या होगा, अब यह अकेले कैसे रहेगी? मैंने पूछा। वह औरत नजरें चुराते हुए कही, साहब मैं भी मजबूर हूँ, मैं उसकी माँ की सहेली, इसीलिए मैं इससे मिलने चली आई थी, पर अब मुझे वापस जाना होगा, मेरा भी अपना परिवार है। वह लड़की रोते हुए उस औरत से लिपट गई। मासी मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अगर मैं यहाँ अकेले रहूंगी तो मदन वह गुंडा मुझे जबरदस्ती ले जाएगा, या फिर वह मोहल्ले वाला मुझे ताना मारकर जीने नहीं देंगे और मुझे बुरी नजर से देखेंगे। उस औरत ने किसी तरीके से उस लड़की को दूर किया। कहा, मुझे माफ करना बेटा, पर मेरी जिंदगी भर तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, अब तुम्हें अकेले ही रहना होगा। यह कहकर वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई और वह लड़की वहीं पर रोती रही। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा, मैं तुम्हारा रहने का कोई इंतजाम करवा दूंगा, चलो यहाँ से। कहकर मैंने उसके नाजुक हाथों को थाम लिया। जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला, मदन कुछ आदमियों के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा था, शायद उसके गुंडे थे। मैंने उस पर हाथ उठाया था तो वे यहाँ लड़ने को आ गए। उन गुंडों के साथ लड़कर सबके सामने अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने गुस्से को पी लिया। मदन मेरे सामने आ गया। कहा, आप इस लड़की को किस हक से ले जा रहे हैं? आप पर भी तो कानून लागू होता है, लड़की से आपका कोई रिश्ता नहीं है, मैं भी पुलिस को बुला सकता हूँ, बेहतर यही होगा आप इसे मेरे हवाले कर दे।
उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा और मैं उसे मारने के लिए हाथ उठाने ही जा रहा था कि नीरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सौरभ, ठंडे दिमाग से सोचो, यह जो कह रहा है वह भी सही है। एक जवान लड़की की जिम्मेदारी तुम ऐसे कैसे ले सकते हो? कुछ ऊंच नीच हो जाए तो तुम पर बात आ जाएगी। मेरे सामने खड़ी लड़की यह सब देखकर डर से कांप रही थी। एक पल को उसे देखा और अंदर ही अंदर कुछ सोच में पड़ गया। मैं इस लड़की को इस माहौल में छोड़कर नहीं जा सकता था। यह आसपास के लोग उसे निगल जाएंगे। जिस तरीके से गंदी निगाह से सब उसे देख रहे थे, अकेली नहीं रह सकती, वह भी इस किराए के मकान में। कहाँ से किराया दे पाएगी? उसके पास कोई रिश्तेदार भी नहीं था जहाँ यह जा सकती थी। और उस वक्त मजबूरी में मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, मैं उस लड़की की इज्जत और जिंदगी बचाना चाहता था। उसके दामन में दाग लग जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सामने ही एक मंदिर था, उस लड़की को लेकर आया, उसके मांग में सिंदूर भर दिया, फिर सबसे जोर से कहा, अब यह मेरी पत्नी है और इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था और वह लड़की भी अविश्वास के साथ मुझे देखने लगी। उसके निचले होंठ कांप रहे थे, आंखें चौड़ी हो गई थी। तभी सामने पंडित जी आ गए। कहा, बेटा इसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाओ। मैंने उस लड़की के साथ सारे रस्म किए, मांग में सिंदूर भरा, 7 फेरे लिए, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया, पंडित जी के साथ शादी के मंत्र दोहराया। सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा था कि अंदर ही अंदर मैं बेहद घबराने लगा था। उस वक्त मैं अपनी मंगेतर को पूरे तरीके से भूल बैठा था, जो फिलहाल मेरे घर पर थी और मेरे लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जिस लड़की से मैं शादी की थी, पूजा, वह भी वहां पर नहीं रुकी। जल्दी से दौड़ती हुई वो अपने घर पर चली गई और मासी भी उसके पीछे पीछे उसके साथ गई। पंडित जी को कुछ पैसे दिए और मंदिर से बाहर निकल आया। मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे शांत हो गए थे। मदन अपने आदमी के साथ वहां से खिसक चुका था, क्योंकि अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। शायद उसे अपने पैसों की फिक्र होगी, जिसे कहीं मैं उससे गुस्से से छीन न लूं। जब मैं पूजा के घर पर पहुंचा तो उसकी सिसकी की आवाज मुझे सुनाई पड़ी। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसकी मासी से कह रही थी, नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी पर उसे पति नहीं मानूंगी। वह एक निर्दयी इंसान है जिसके सीने में दिल नहीं है। उसने मेरे पापा को सजा दिलाई है। उसकी मासी उसे प्यार से समझा रही थी, बच्ची तेरी शादी हो गई है, वह तेरा पति है तो उसे यूं भाग नहीं सकती, विदाई की तैयारी कर ले। मैंने पूजा पर नजर दौड़ाई। शादी में सफेद लहंगा चोली पहनी थी जो सिंदूरी हो चुका था। हाँ, मेरे स्टेटस की जरा भी नहीं लग रही थी। रंग गोरा था, बिल्कुल स्लिम थी। दुपट्टे से उसका पेट हल्का सा नजर आ रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं जल्दबाजी में अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया था। एक अनजान लड़की से मैं यूं शादी कर ली थी जिसके बाप जेल में है। जैसे ही मैं उसके करीब बढ़ने लगा था, पर उसने कुछ ऐसी बात की कि मेरे कदम अपनी जगह पर जम गए। मासी, आप जानती है ना, मैं रमन से प्यार करती हूँ, फिर आपने मेरी शादी क्यों नहीं रोकी? आपने तो मेरी माँ से वादा किया था ना, फिर कैसे भूल गई? क्या मेरी माँ के मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया? आप तो मेरी माँ को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी, फिर आपने ऐसा क्यों होने दिया? उसकी मासी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ करना बेटा, मेरा बेटा रमन तो इस शादी के लिए मान जाता, पर मेरा पति इस शादी के लिए तैयार नहीं। पूजा भी रोते हुए कही, मासी प्लीज, मैं रमन से बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी शादी उससे करवा दे, लेकिन मैं इस जालिम इंसान के साथ नहीं जाऊंगी। मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं हैरत में था। मैं इस लड़की को सहारा दिया, इसकी इज्जत बचाई, उसे सौरभ आहूजा जैसे बड़े बिजनेसमैन की पत्नी होने का हक दिलाया, और यह लड़की किसी गैर मर्द के प्यार की बातें कर रही थी। यह सुनकर अब मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया। मैं झट से उसके करीब आया, उसके बाजू में अपनी उंगली फंसाकर इतनी जोर से खींचा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वह लड़की खौफ से मुझे देखने लगी और मैं गुस्से से कांप रहा था। क्या कहा तुमने? दोबारा से कहो, मैं जोर से दहाड़ा। पूजा की सिसकने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। उसकी मासी मेरा हाथ उससे छुड़ाने लगी। साहब माफ कीजिए, बच्ची है, समझ जाएगी, धीरे धीरे रिश्ते को स्वीकार कर लेगी, उसकी मासी हाथ जोड़कर कही। पर मेरा गुस्सा था जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए अपनी कार की ओर ले जाने लगा। मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की।
उसे गाड़ी में पैसेंजर सीट में धकेला और खुद ड्राइवर सीट में आ गया। मैं गाड़ी चलाने लगा, पर उस लड़की के सिसकने की आवाज आ रही थी, जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं कसकर ब्रेक लगाई और उस लड़की के सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। मैंने कहा, अब और तुम्हारे मुंह से रोने की आवाज आई तो तुम्हें मैं इसी जंगल में छोड़ दूंगा। वह लड़की इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, सड़क सुनसान था। उस लड़की के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह चुपचाप बैठ गई। मैं गाड़ी फिर से स्टार्ट किया और बोला, तुम्हारे बाप ने जो कर्म किए हैं उसकी सजा भुगत रहा है, पर तुम रोकर खुद पर जुल्म क्यों कर रही हो? तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं तुम्हें अपना लिया जब जालिम तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने वाला था, और तुम्हारा प्यार रमन कहाँ था उस वक्त? तुम एक मासूम लड़की हो। मैं इतनी बड़ी भलाई तुम्हारे ऊपर की और मुझे जल्लाद कहकर पुकार रही हो। पूजा ने चुपचाप सर झुका लिया और मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। कुछ देर के अंदर मैं अपने विला में पहुंच गया था, और उसके बाद जब मेरा दरवाजा खुला, कहा अंदर चलो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वह हल्की सी कांप उठी। इसका एहसास मुझे हुआ था। घर में आया देखा, तभी मेरी मंगेतर नेहा वहां पर आ गई। पूछा, सौरभ यह लड़की कौन है? बड़ी ही नफरत की दृष्टि से उसे देख रही थी। मैंने कहा, मैं इसे यहाँ काम पर लेकर आया हूँ। यह इस घर की नौकरानी है और मेरी देखभाल करेगी। अचानक से नेहा मेरे करीब आ गई और मुझसे चिपक गई। एक पल को मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मन किया उसे पीछा धक्का दूं। नेहा और उसकी माँ पिछले 6 महीने से मेरे साथ रहती है। वह मेरी मंगेतर है, पर मैं उसे उस नजर से नहीं देखा। नेहा की माँ मेरी माँ की दोस्त हुआ करती थी। मेरी माँ के गुजरने के बाद उसकी माँ ने नेहा से मेरी शादी का प्रस्ताव रखा था। कहा मेरी माँ ऐसा ही चाहती थी, पर मैं पहले नेहा को अच्छे से जांचना चाहता था, और इसी वजह से वह मेरे घर पर शिफ्ट हो गई थी। लेकिन जल्दबाजी में मैंने आज ऐसा फैसला ले लिया था कि सारा मामला लगभग उलझ गया था। तभी नेहा की माँ अपने कमरे से बाहर आई। इतना शोर है, देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सफेद लहंगा चुन्नी में, और उसके मांग के सिंदूर ऐसा सजा रखा था जैसे अभी अभी शादी हुई हो। उसे सर से पांव तक जांच रही थी कि माँ पास आ गई। नेहा ने कहा, यह एक नौकरानी को लेकर आया है, आखिर तुम्हें यह कहाँ से मिल गई? मैंने उसे कोई बात नहीं करी, सीधा पूजा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए गेस्ट रूम में लेकर आ गया। कुछ कपड़े उसके ओर फेंके, कहा इसे चेंज कर लो। मैं अपने कमरे में आ गया। नेहा पीछे पीछे आ गई। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ तो मुझे सौरभ, क्या मामला है? मैंने कहा, नेहा देखो, मेरा बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। काफी गुस्से से उस पर गरजा था। वह चुप हो गई और कमरे से बाहर चली गई। मैं बेहद परेशान था। कपड़े बदलकर फ्रेश हो गया। उसके बाद सोचा बार में जाकर थोड़ी ड्रिंक करता हूँ। जब तक बाहर निकला, देखा नेहा और उसकी माँ कमरे में चले गए थे। बार में अंधेरा था, पर वहां तक पहुंचकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैं वहां पर पूजा को बैठा पाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। अपने दोनों हाथों से ग्लास को पकड़ रखा था और एक झटके में ऐसे निगल गई जैसे कि दूध पी रही हो। ऐसी चीज देखकर मैं कभी नहीं मुस्कुराता, पर मेरे मुंह में एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। लेकिन फिर से वह रोना शुरू कर दी। फिर उसने अपने हाथों में एक बियर की बोतल उठा ली जो उसके हाथ से गिरते गिरते बची थी। पूरा पीने के बाद बोतल उल्टा करके देखी तो उसमें एक बूंद बचा नहीं था। अब मैं उसके और करीब आ गया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, बिल्कुल नीली थी, और उसकी त्वचा बेहद मुलायम थी, बिल्कुल बेदाग। उसके बालों को दाएं कंधे पर रखा था। उसका सीना भरा हुआ था, पर देखकर लग रहा था वह उसे छुपाना चाहती है। मैं उसे पकड़ा और उसके कमर में हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींच लिया, पर वह मुझे अपने हाथों से पीछे धक्का दे दी। मुझे लगा यह मुझे नकार रही है। आज तक मुझे किसी ने नहीं नकारा। यह मैं हूँ जो दूसरी लड़कियों को नकारता हूँ जब मुझे उनकी जरूरत नहीं होती है, पर इस लड़की की हिम्मत है कि इसने ऐसा किया। यह मेरी है, इसे अपना बनाकर छोड़ूंगा। मैं अपने ख्यालों में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था, ध्यान ही नहीं दिया कि वह जा रही थी। मैं उधर उधर देखा, पर वह नजर नहीं आई। कहाँ चली गई? देखा तो दरवाजे के बाहर जा रही थी। मैं जल्दी से उसका पीछा किया। जब तक मैं वहाँ पहुँचा वह गायब थी। बाहर बारिश हो रही थी और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह लड़की अकेली कहाँ चली गई? बाहर यूं इतने अंधेरे में और बारिश में भटकना सही नहीं है। मैं दौड़ता हुआ आसपास की गलियों में ढूंढने लगा, पर वह कहीं भी नहीं थी। अब तक मैं पूरे तरीके से भीग चुका था, लेकिन अचानक से मेरे कदम रुक गए।
आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा हूँ। आखिर यह पागल लड़की मेरे साथ क्या कर रही है? बस उसका नाम ही मुझे मालूम है, पूजा। मैं सोच रहा था कि मुझसे कुछ टकराई, मुड़कर देखा तो वो सामने खड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वह बोल पड़ी, मेरी मदद करो। और मेरा भीगा हुआ काला कोट बहुत कसकर पकड़ा। वह मेरे पीछे कुछ देख रही थी। जब मैं मुड़कर देखा तो 3 आदमी हवस की नजर से उसे देख रहा था। कुछ कारणवश मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। एक आदमी आगे बढ़कर आया। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, उसने कहा। इससे पहले कि मुझे पता चलता, मैं एक मुक्का उसके चेहरे में जमाया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह नीचे गिर गया और चीखने लगा। मुझे सुनाई दिया कोई ताली बजा रहा था। मुड़कर देखा तो वह थी, बिल्कुल बच्चों की तरह वह ताली बजा रही थी। क्या यह सच में इतनी मासूम है? ध्यान से, उसने चिल्लाया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मुड़कर देखा तो दूसरा आदमी मेरे करीब आ रहा था। जितना जल्दी हो सके मैं एक मुक्का उसके पेट में जमाया और नीचे गिर पड़ा और दर्द से छटपटाने लगा। उसने फिर से ताली बजाई, जिससे मुझे मन किया कि मैं उसके पास जाऊं और उसे अभी किस करूं। जब मैंने देखा उसका एक और दोस्त उसे उठाया और वह लोग वहां से चले गए, मैं उसके पास गया और उसके ऊपरी बाजू को पकड़ लिया। तुम अकेले बाहर क्यों आ गई? तुम्हें पता है ना यह कितना खतरनाक है? तुम बिल्कुल मासूम मैंने इतना कहा था। उसने बीच में काटा। नहीं, मैं मासूम नहीं हूँ, काफी गुस्से के साथ वह कही। मैंने अपने बाजू को उसके कमर के आसपास लपेट लिया। तो फिर तुम क्या हो? मैं बहुत शरारती हूँ, वह आंखें फड़फड़ाते हुए कही। इस बारिश में यह इतनी खूबसूरत लग रही थी। तुम कल तक मेरी हो जाओगी स्वीटहार्ट, कहते हुए मैं उसे अपने बाहों में ठीक दुल्हन की तरह उठा लिया और उसके माथे को चूमा। मैं चलकर अपने विला के अंदर पहुंच गया। वह सो गई थी। मैं उसे गोद में लिए उसके कमरे में आया। घर के नौकर और मेरी मंगेतर पहले ही सो गई थी। मैं उसके कमरे में गया जो कि दूसरे माले में था। कोशिश की कि उठ ना जाए। मैंने उतना सूट उतार फेंका और उसके बगल में लेट गया। उसे देखता रहा। मुझे जरा भी अजीब नहीं लग रहा था। यह कितनी क्यूट है और उसके होंठ पूरे तरीके से बंद थे। मैं झुककर उसके माथे को चूमा। देखा तो वह पूरी तरीके से बारिश में भीग चुकी थी। अलमारी से टॉवल ले रहा था। सफेद नरम टॉवल लेकर उसके बालों को सुखाने के लिए पहुंचा। देखा वो बिस्तर पर नहीं थी। अब कहाँ चली गई? पूजा? कोई जवाब नहीं। पूजा? नीचे से कोई आवाज आई। हाँ। मैं जल्दी से कमरे से नीचे उतरा और दौड़ने लगा। सीढ़ियों में उसका नाम पुकार रहा था, पूजा। मैं दोबारा से पुकारा। अब मैं लिविंग रूम में पहुंचा। हाँ, मैं उसकी जादुई आवाज सुनी। मैंने देखा किचन के सामने फ्रिज खोलकर खड़ी थी और बियर पी रही थी। कुछ उसके मुंह से निकलकर गिर रहे थे और गले से होते हुए उसके ब्लाउज के अंदर जा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे अंदर हवस जाग गया था। उसे किस करके कैसा लगेगा? जल्दी से अपने ख्यालों को झटक दिया। पूछा, तुम नीचे क्यों आ गई? मैं तुम्हें बिस्तर पर लिटा दिया था, मैंने कहा। जब मैं उसके करीब आया उसके हाथ में बियर की बोतल छीनने लगा। इसने पहले ही बहुत पी रखी है, मुझे नहीं दे रही थी और मुझे बोतल लेने लगी। पूजा स्वीटहार्ट, इसे बंद करो, तुमने पहले ही बहुत पी रखी है। पूरी कोशिश कर रहा था कि वह उससे छीन लूं, पर उसने अपने सीने से चिपका लिया। एक और घूंट प्लीज, वह पूछी, अपने होठों से पाउट कर रही थी, ऐसे कि मैं खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, बस एक, मैंने काफी कड़क तरीके से कहा। बच्चों की तरह मुस्कुराई जैसे कि उसे चॉकलेट मिल गया। थैंक यू, वह कही और मुड़ गई और बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। एक घूंट नहीं, पूरी ही पी रही थी। शिट स्वीटहार्ट, इसे बंद करो, मैंने कहा। जब वह बोतल पर पकड़ मजबूत कर ली, वह किचन से बाहर निकलने लगी। यह खत्म हो गया, उसने कहा। मुझे एक और चाहिए, वह पाउट करने लगी। नहीं और नहीं, मैंने कहा। लेकिन प्लीज, उसने कहा। फिर से वैसा ही चेहरा बनाई थी। यह जरा भी मासूम नहीं लग रही थी। नहीं, मैंने मना किया। मैंने अपने बाजुओं को सीने में मोड़ लिया। वह सांस छोड़ी और नीचे फ्लोर पर बैठ गई। मैं काफी कंफ्यूज्ड होकर उसे देख रहा था। वह मुझे देखी और इशारे से मुझे अपने पास बैठने को कहा। मैं झिझकने लगा, लेकिन फिर उसके पास बैठ गया। इससे पहले मैं जमीन पर कभी नहीं बैठा था। नीचे काफी ठंड लग रही थी। तुमने मुझसे शादी क्यों की? वह मुझे देखकर पूछी। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, उसने मेरे ऊपर उल्टी कर दी, जो मेरे कपड़े और उसके कपड़े में भर गए थे। ओह शिट, मुझे माफ करना, कहकर वह बेहोश होने लगी। जब गिर रही थी, मैं उसे अपने बाजू में थाम लिया। मैंने दोनों के कपड़े साफ किए। मैंने उसके कपड़े उतार दिए थे और उसका अंडरगारमेंट रहने दिया। जब मैं उसे देखा, उसका शरीर कमाल का था
और मेरी एक्साइटमेंट इसका सबूत था। पर मैंने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। उसका फायदा उठाने वाला इंसान नहीं था। उसकी इज्जत करता हूँ, इसलिए जल्दी से मैंने अपनी आंखें उससे हटा ली और उसे अपने शर्ट पहना दिया। मैं अपने बॉक्सर पहन लिया और फिर बैठकर अपने हिस्से में लेट गया और हमारे शरीर को चादर से ढक लिया। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया और अब उसका सर मेरे सीने में था। उसने सांस छोड़ी और अब वह आराम से सो गई, जिससे मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मैंने उसके माथे को चूमा और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। जो आखिरी सोच मेरे मन में आई, यह तुम मेरे साथ क्या कर रही हो पूजा। कहानी पूजा की जुबानी। मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी नर्म चीज के ऊपर हूँ। यह मेरा बिस्तर होगा, पर मेरा बिस्तर इतना नर्म कब से हो गया। मैं आम गरीब घर की लड़की सख्त बिस्तर में सोती हूँ, पर यह नर्म कैसे हो गया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उठकर बैठी। ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर में कोई हथौड़ा मार रहा हो। यह ऐसा क्यों है। मैं इधर उधर देखी। एहसास हुआ मैं अपने घर पर नहीं हूँ। मैं कल की बातों को याद करने की कोशिश की कि मेरे साथ हुआ क्या। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। मैं पैनिक करने लगी और देखा कि मैंने एक सफेद कलर की शर्ट पहनी है और सफेद कलर की सिल्क बेड के ऊपर सोई हुई थी। मैंने देखा मेरा लहंगा चोली मेरे शरीर से जा चुका था। मेरी अपनी अंडरगारमेंट सलामत थी। क्या किसी ने मेरी वर्जिनिटी ले ली। ठीक उसी समय दरवाजा खुला और एक हैंडसम सा नौजवान बाहर निकला। उसने एक सफेद टॉवल अपने कमर में लपेट रखा था। पानी की बूंद धीरे धीरे उसके शरीर से टपक कर नीचे आ रही थी। फिर उसके सिक्स पैक में पूरे शरीर में मसल था, जिससे मन किया कि मैं उसके शरीर में अपनी उंगलियां चलाऊं। मैं उसका चेहरा देखी। उसकी आंखें भूरे रंग की थी, जैसे कि चॉकलेट हो। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, वह खड़ा खड़ा मुझे कहा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और अचानक मुझे सब कुछ याद आने लगा। यह आदमी कल रात मेरे घर पर आया था। जबरदस्ती मुझसे शादी करके मुझे यहाँ पर ले आया था, पर और कुछ मुझे ठीक से याद नहीं। एक मिनट, क्या यही इंसान तो नहीं जिसने मेरी वर्जिनिटी ली। यही होगा, क्योंकि यहाँ और कोई भी नहीं है। पक्का यही होगा। मैं उसे गुस्से से घूरने लगी। क्या हुआ, वो काफी कंफ्यूजन के साथ पूछा। अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। मैंने अपना चादर हटाया और बिस्तर के नीचे कूदकर तुम कहकर मैं चिल्लाई और बिस्तर से तकिया उठा लिया और उसके ऊपर दे मारा। उसने उम्मीद नहीं की थी। यह सीधे उसे जाकर लगी और फिर नीचे गिर गया। क्या इतना ही कहा था कि मेरे हाथ में जो आ रहा था उसे उठाकर मार रही थी। रुको कहकर वो मेरे करीब आ गया। मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। नहीं, मैं चीखी और उसे जोर से धक्का दिया। वह बिस्तर पर पीठ के बल गिरा और मैं उसके ऊपर चढ़कर उसके सीने में मारने लगी। क्या कर रही हो पूजा, रुको, उसने कहा। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली। रुको, उसने कहा और मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और ठीक मुझे उल्टा कर दिया। अब मेरे ऊपर था, मैं उसके नीचे। उसने मेरे दोनों कलाइयों को बिस्तर में चिपका दिया था। मैं उसके गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर वह मेरे करीब आ गया और नखड़े की मुस्कान दी। उसकी सांसें मेरे चेहरे को हवा कर रही थी। उसकी आंखें मुझसे मिली और मैं उसमें खो गई। दोस्तों, एक और सौरभ मजबूरी में पूजा से शादी कर ली थी। पूजा जो किसी और से प्यार करती थी और सौरभ की अपनी मंगेतर थी। क्या होगा इन दोनों के रिश्ते का अंजाम, जानने के लिए इस कहानी के अगले एपिसोड में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।